case is just an example with which we can understand these aspects. जो हमको research papers में benefit करेंगे, government projects में करेंगे exposition. Feel free to stop me and ask. इसमें भी आगे चलते हैं. So right now on your screen एक sample है आपके सामने. अब sampling अगर topic है. अब देख actually यही से करेक्ट करते हैं. sampling आएगी actually sample. A sample demand based process. अब इस केस में यहाँ पे सैंपल का पर्पस है जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये डेटा हम डिस्क्लोज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनडीए साइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस वी डोंट नेवर डिस्क्लोज बट इंडिकेटिव डेटा तो जो हमारे मॉडल्स हैं वो जनरेट है एक डेटा पे काम कर रहे हैं दूसरे पे काम कर ही नहीं तो दिस सैंपल इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जब वो शेड्यूलिंग करनी है हमको रिक्रूटमेंट करना है तो हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे मंडे टू संडे काम कर रहे हैं और अलग अलग दिन पे अलग अलग डिमांड होती है अब यहाँ पे व्हाट यू सी इज जस्ट अ सिंपल अरे आप जैसे नेक्सस जैसे आपको मालूम होगा कि ऑफ कोर्स अर्ली मॉर्निंग हमेशा कम लोग आएंगे बहुत कम डिमांड है लेट इवनिंग भी बहुत कम डिमांड है फिर धीरे धीरे जैसे डे आएगा डिमांड बढ़ेगी लंच के टाइम पे पीक आएगा डिनर के टाइम पे सबसे बड़ा पीक आएगा एंड सो दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड वही चीज यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट होगी फिर वीकेंड वाला या हॉलीडे वाला इफेक्ट आएगा वीकेंड पे हो सकता है कि ज़्यादा हो विच इज़ ट्रू यहाँ पे हाईएस्ट हमारा 200 क्लोज कर रहा है जबकि बाकी कभी भी 150 भी क्लोज नहीं कर रहा तो वीकेंड पे ज़्यादा डिमांड है तो हम हो क्या है तो मुझे ना एक्सपीरियंस है मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है तुम तो प्रेशर हो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई रेस्टोरेंट में होता है में होटल में होता है ये पैटर्न है वो पैटर्न डेटा में ऑलरेडी कैप्चर नहीं है विदाउट दिस काइंड ऑफ मॉडल्स मैनेजर्स वो डिसीजन से प्लान करेगा कि क्या ना दो साल कनेक्ट मोड के लिए इनको संडे को तो तो एक्सपीरियंस बेसिस पे काम करते हैं मतलब ये शाम तक रहने वाला है उसको मॉडल करते हैं जो मॉडल्स हम देखने जा रहे हैं वो मॉडल ओनली टेक केयर ऑफ डिमांड पैटर्न जहाँ पे डिमांड ज़्यादा आने वाली है तो उस हिसाब से हमारे पास सप्लाई कैसे होगी सब मोड्स पे तो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा डेटर्स अवेलेबल होने चाहिए ये दूसरा क्या होगा इसको तो आगे सर्विस टाइप्स हैं अलग अलग सर्विसेज को 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज तो उसके लिए अलग अलग टाइम लगेगा तो उसका कुछ नॉर्मलाइजेशन जैसे काफी इस तरह से हम ग्रेड्स को नॉर्मलाइज करते हैं या कुछ वेट इन ए सिमिलर वे वी डू सम काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस टाइप्स जो मैं देखा कि बार के लिए 0.7 है किचन के लिए हाईएस्ट वेटेज है तो ऑलमोस्ट सिमिलर वी डू एनालिसिस वी डू नॉट ओनली फॉर डिमांड साइड बट कैपेसिटी साइड अब आप वहाँ पे देखिए इसको बढ़ा देते हैं जो जूनियर है फ्रेशर है उसकी कैपेसिटी अभी यूनिट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होती ये फिर भी हमने जो एग्रीगेट वो किया है भाई पानी अलग है जापानी पुलाव अलग है अलग अलग सर्विसेज को डिफरेंशिएट करके कुछ एक वेटेड ऑर्डर निकाला तो उस हिसाब से जो प्रेशर है वो डेटा एनालिसिस 112
ऑर्डर ले सकता है पर आवर। अभी 112 पे वो मत समझिए कि भाई 112 तो बहुत ज्यादा है, ये वेटेड ऑर्डर है। इन अदर वर्ड्स केवल रिलेटिव वैल्यूज मैटर करती हैं ऑप्टिमाइजेशन में कि भाई वेटेड सीनियर वेटर जो है उस वेटर विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज 40% मोर एफिशिएंट। दिस रिलेटिव वेट इज इंपॉर्टेंट इस केस में कि फ्रेशर अगर 100 कर सकता है तो वो 110 करता है तो वो 130 करेगा, और फिर उससे सीनियर वेटर जो है 150 कर सकता है, और सबसे सीनियर वेटर 170 कर सकता है, क्योंकि उसकी अलग अलग कैपेसिटीज होगी। Just like my colleague Professor Rajat is able to teach a lot than me, and then I'm able to teach more than the new joiner. जिस तरह से हमारी कैपेसिटी भी होती है उस तरह से वेटर्स की सीनियरिटी के साथ ये चीज होती है। वो चीज यहाँ पे डिफरेंट है। अब वो जो आइडिया था कि यार बस केवल ओपिनियन कि हाँ हाँ ये तो कॉमन सेंस है, जो सीनियर है वो ज्यादा काम कर पाएगा, और उस कॉमन सेंस को, कॉमन आइडिया को हमने कैप्चर करके टू द एक्सटेंट पॉसिबल कितना एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाए, वो काफी टाइम लगता है उसमें, एक्यूरेटली एस्टिमेट करके वो रिलेटिव वेट्स निकालती है कि कितना फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर दो हो जाए, दो सीनियर वेट अगर ये लेते हैं, दो वेटर्स 3 अगर दो हो गए तो वो 3 फ्रेशर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट में और लीव पॉलिसीज में वहां पे हेल्प करता है कि दो वेटर लेवल 3 इज इक्वल टू 3 फ्रेशर्स। ये एक्यूरेटली डेटा हमारे मॉडल के अंदर जा रहा होता है कि कौन कितना कैपेसिटी है। एक यहाँ पे कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट। एक चीज होता है कॉमन कंसर्न जो हमको बहुत प्रॉब्लम करने होती है, जब भी हम लोग गाँव पे आते हैं इसलिए डिस्कशन शुरू होता है, लोग हमसे नफरत करते हैं, ये हमारी नौकरी खराब करती है, हमारी नौकरी खत्म करती है। कॉमन कंसर्न आता है कुछ ऑप्टिमाइज करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कटिंग, स्टाफ को निकाल देंगे, कुछ हमारे जॉब ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इट इज ट्रू फॉर मेनी ऑफ द एप्लीकेशन जहाँ पे हम एआई मॉडल्स डिप्लॉय करते हैं। बिल्कुल जो बॉट्स हैं वो बॉट्स कॉल सेंटर एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देते हैं कि अब आपको ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पांस और वो एआई बेस्ड जो बॉट्स हैं उसके बेसिस पे हम अब आप जस्ट कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करते। इट इज ट्रू फॉर दोस एआई बेस्ड मॉडल्स बट इट इज नॉट ट्रू फॉर दिस काइंड ऑफ ओआर मॉडल्स। तो इसमें ये कि जब हम इतना एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमको वर्कर्स को पूछना है, उनको हालत खराब करने के लिए, इनको बिल्कुल टाइट काम कराओ, बिल्कुल अगर पहले घंटे मिले और बिल्कुल 82 घंटे पूरा यूज करो, नथिंग लाइक इट। वर्कर्स को एम्प्लॉइज को कितना लोड डाल के रखना है ये हमारी कॉल नहीं, हमारा काम मैथमेटिकल, हमारा काम मॉडलिंग का है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का है, सॉल्यूशन डेवलपमेंट करने का है। ये इक्वेशंस नहीं बोलती कि आपको 40 घंटे काम कराना है 50 घंटे काम करना है, ये डिसीजन आपकी कंपनी का है। तो हमारे जो इनपुट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जब आपकी कंपनी में चेंज करते हैं कि मुझे 42 से 52 घंटे काम कराना है, आप ही कंपनी की पॉलिसी। हमारे मॉडल से, हमारे काम से आपका वर्कलोड नहीं बढ़ने वाला, आपका वर्कलोड आपकी कंपनी से डिसाइड करेगी। इस तरह के मॉडल से ट्रांसपेरेंसी आती है, फेयरनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, विजिबिलिटी आती है, ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग होती है, क्योंकि जब चीजें क्लियर है और क्विकर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो जो एज लाइक ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमको मालूम है कि 42 घंटे काम कराना है तो लगभग वो 42 घंटे के आसपास उसका लोड आ जाता है। अगर आपको कम लोड करना है, मॉडल की तो इनपुट है, मॉडल के इनपुट पैरामीटर्स होते हैं राइट, 42 की जगह 38 कर दो, 30 कर दो, हमारा काम नहीं है वो तो इनपुट है हमारे। तो ये कॉमन कंसर्न होता है जो हमको एड्रेस करना पड़ता है रियल लाइफ में, क्योंकि आपकी जॉब सेफ है। चेंज मैनेजमेंट अच्छा काम होगा, चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको हर बार डील करना पड़ता है। अप्रूवल तो सीएफओ से आया है, पर बीच में जो मैनेजर है, स्टाफ है, वेटर है, कंसियर्ज है, इन सबसे बात करना, हमको ये तसल्ली दिलाना है भाई आपकी नौकरी सेफ है, हमारे काम से आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये अदरवाइज वो आगे काम में आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। तो चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिकली इन मॉडल्स को जब भी इंप्लीमेंट करना होगा बहुत क्रिटिकल हो जाता है, वरना व्हेन ऊपर से केवल अप्रूव आता है, डायरेक्टर से बस अप्रूव आके अप्रूव, एग्जीक्यूट तो नीचे वाले लोगों को करना है। अगर वही डरे हुए रहेंगे कुछ नहीं होगा, ये सब सारी इक्वेशन गलत बनेगी, सारा
सारा डेटा गलत आएगा आपके पास अगर वही डिलीवर करें। तो चेंज मैनेजमेंट वाला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स, तो हमें जैसे एक कैटेगरी हुई, ये दूसरी कैटेगरी हुई, दूसरे टाइप ऑफ असिस्टेंट्स क्योंकि बर्तन साफ करेंगे या कुछ टेबल्स क्लीन करेंगे वगैरह वगैरह, तो वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्टाफ्स। तो ये कैटेगरीज हो गई उनकी, ठीक है। एक सैंपल हो गया हम लोग किस लेवल पे कितने चाहिए। तुमने उससे पहले बात की थी कि उससे पहले हमने ये बात की थी कि हम दो लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं। एक रिक्रूटमेंट की प्लानिंग है जो कि हायर लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट करता है। एक और प्लानिंग है लोअर लेवल, शेड्यूलिंग की। अगले सप्ताह कौन आ रहा है, अगले सप्ताह से छुट्टी शुरू हो रही है, कौन सी शिफ्ट पर काम कर रहा है, ये जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट संभाल लेगा। इसके लिए ऊपर रिक्रूटमेंट के लिए ऊपर का अप्रोच चाहिए होता है, शेड्यूलिंग के लिए तो मिडिल मैनेजमेंट काम कर लेता है। सेम चीज यहाँ पर, तो जो रिक्रूटमेंट है वो उस बड़े लेवल पे, और जो बड़े लेवल पे है उसको एग्रीगेट लेवल प्लानिंग। हर कंपनी में वो स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग प्रॉब्लम्स होती है, हर एक में अलग अलग होती है, उनके लेवल ऑफ एग्रीगेशन अलग अलग होंगे। तो क्या मतलब है उसका, अगर रिक्रूटमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और हम सबको मालूम है सारे दिन एक जैसे नहीं होते, अनसर्टेनिटी तो आती है। तो ग्राफ भी देखा मैं डिमांड का, इस सर्दियों में कम डिमांड है, गर्मियों में ज़्यादा है। फिर कभी बर्थडे पार्टी आ गई, किसी ने कुछ कंपनी एनुअल कुछ बोनस पार्टी रख दी, कुछ पार्टी रख दी, तो पार्टीज आती तो इनकी होटल बुकिंग में थी, डिमांड शूट हो जाती। तो इवेंट्स आर सेपरेट, रिलेटिवली एंड लेस प्रेडिक्टेबल लोड, वो भी डिमांड है। दीज आर ऑल इनपुट्स, अनसर्टेनिटीज आएंगी। अनसर्टेनिटीज के बावजूद हमको रिक्रूटमेंट करना है। तो अब वो डिसीजन आते हैं हमारे कि रिक्रूटमेंट लेवल पे जब ये डिमांड पैटर्न है हमारा, काइंड ऑफ डिमांड पैटर्न इस तरह का समझ से ये डिमांड पैटर्न है। तो नेचुरली एक चॉइस आती है मैनेजमेंट के पास, आप बताइए, आप बॉस हैं, आप ही कंपनी, ये डिमांड पैटर्न है आपका, ठीक है। आप और आपको एक्सपीरियंस है, आपको पूरा एक्सपीरियंस है आपकी कंपनी, आप 20-25 साल का एक्सपीरियंस, आपको मालूम है कि कैसे कितने वेटर्स, कैसे आपके एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितने एम्प्लॉइज के साथ नॉलेज है। क्वेश्चन भी ये है मैनेजमेंट के सामने कि जब मुझे रिक्रूटमेंट करना है तो कौन सी हायरिंग रोज तो कर नहीं सकता ना, बहुत वेट। इंडिया में फिर भी बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में। यूरोप में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हायरिंग प्राइस भूल जाइए, आया है तो वो चाहे काम करे ना करे, उसे फायरिंग एक्सट्रीमली रहेगा, फायरिंग इज एक्सट्रीमली रहेगा। जो आया वो काइंड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान के चलिए उसको आप, रियली बिल्कुल वो वाला कल्चर है कि बस वो लिमिटेड काम करेगा, अपने उस हिसाब से काम करेगा। गवर्नमेंट में वो बॉलीवुड मूवीज 80s 90s की मूवीज वाला गवर्नमेंट जॉब मान के चलिए, बहुत कम काम करेगा, वैसे काम करेगा। और क्वेश्चन ये है आपके सामने कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे कौन सी अब जो आ गया स्टाफ वो तो रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको अब यहाँ पे अच्छा किया अप्रैल में बढ़ना है, अप्रैल में आया तो रिक्रूटमेंट कर दो और मुझे निकाल दो, अक्टूबर में निकाल दो, नहीं कर सकते। तो एक तो जो इस पेपर में नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो है वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ आल्सो। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ भी है हमारे पास, क्योंकि इस पेपर में नहीं है, ये पेपर मिल जाए कंपनी से चलेगा आपके साथ पेपर। तो हमारे पास कैपेसिटी साइड में भी हमारे पास दो चॉइसेस आती है, एक तो परमानेंट स्टाफ, एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ में अगेन यूरोपियन लॉज लगेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ मिनिमम 3 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है,
है ना, उनके फिर अलग लॉज होंगे, जैसे एक पीडीएफ फाइल देखी उसके अलग ग्रुप निकल के आए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, पहले एक ही जाके थे तो फिर भी था, और चॉइसेस बढ़ गई, और चॉइसेस, और अब इसमें हमको क्या करना है, कितने परमानेंट कितने कॉन्ट्रैक्चुअल किस तरीके से, तो भी वो बताएंगे एक काम करते हैं सिंपलिसिटी के लिए इसको भूल जाते हैं, क्योंकि इसका एंडिंग आपको पेपर में लिखेगा भी तो टाइम लगेगा, और इसलिए हमको पीएचडी सोल्व की जरूरत पड़ती है कि जो जो नए मॉडल्स बना सके, एक मॉडल है हमारे पास, उसको हम नई कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए टाइप्स ऑफ स्टाफ के हिसाब से अल्फा बीटा गामा चेंज करना, नया मॉडल रेडी, तो उसमें नए पेपर अभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप ये प्लान कर रहे हैं तो क्या रखेंगे, कौन सी डिमांड एज्यूम करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, सारे परमानेंट एम्प्लॉय, एनी थॉट्स, कितनी मान लीजिए ये यहाँ पे था, नंबर कर देता हूँ इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ कैपेसिटी, मान लीजिए ये जो है इसको कैपेसिटी है हमारी, मान लीजिए कि ये 150 150 जो है वो रिक्रूट इसको कर पाता है, मतलब 150 नंबर ऑफ स्टाफ विल बी एबल टू मीट द पीक डिमांड, सिमिलरली इसको 100 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए, क्वेश्चन टू यू इज आप कितना स्टाफ रिक्रूट करेंगे इस सिचुएशन में एंड व्हाई, प्लीज ऑल आंसर्स आर इंपॉर्टेंट, यस So not sure about एक्टिव है ही, बाकी को भी प्लीज जो बैक बेंचर्स पीछे से लास्ट वन आप क्या 120 सर 120 टू 30 बिल्कुल मतलब 120 130 के आसपास करना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, काफी सही, क्या रीजन है 120 सोचने का, सर देयर मे बी कि कुछ एम्प्लॉयज लीव्स पर जाएंगे या कुछ वैसा रहेगा, पर वो तो हम उनको शेड्यूल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, तो अब उसको सिंगल इश्यूज आएंगे, एक तो हम यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं, एक तो ये भी आपके पास टाइम प्रेशर है, 1 घंटे में पेपर निकलना है ना, तो मैं आपको काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और जल्दबाजी में थोड़ा आगे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 150 का स्टाफ कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है इसको, तो अगेन जिस तरह से सेफ्टी मार्जिन होते हैं हमारे हर जगह पे, उसके बाद यहाँ से रुड़की से देहरादून आ रहे हैं, गूगल में बताता है 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप कितना सेफ्टी मार्जिन लेके चलो, 5 मिनट का 1 घंटे का 2 घंटे का काम तो हो जाएगा, गूगल में बोल रहा है 1.5 घंटा तो 1.5 घंटा हो सकता है, राइट, आप देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, गूगल में बता रहा है 4 घंटे लगेंगे, पर आपको मालूम 4 घंटे में कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट कम भी हो सकते हैं और कभी कभी 1-2 घंटे ज्यादा भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर सेफ्टी मार्जिन, जिस तरह आप पर्सनल चॉइस के लिए, पर्सनल प्लानिंग के लिए आप कितना सेफ्टी लेके चल रहे हैं, आपके लिए वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटीज तो आएंगी, आप कितना इंपॉर्टेंट इन ए वेरी सिमिलर वे, टॉप मैनेजमेंट कौन ले रहा होगा यहाँ पे, कि अगर पीक में मैं 150 लग सकता हूँ, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, अब होता क्या है, जब आपको पीएचडी आएगा, जब हमारी मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो, जब हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है, सीएमडी के साथ मीटिंग होती है, हम कितना सेफ्टी मार्जिन रखते हैं, कभी कभी एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, क्या ट्रेन मिले ना मिले, टैक्सी का कुछ हो, मैं एक दिन पहले जाके रुक जाऊँ, मेरा इंपॉर्टेंट पीएचडी आया हुआ है, फिर अभी गाइड नहीं मिला, एक्सटर्नल नहीं मिला, 6 महीना खिसा देंगे फालतू नाराज होकर, more the higher importance we give to an event or to someone, the higher the safety margins we keep, personal purposes के लिए, सेम चीज अपनी को यहाँ पे कि यहीं पे जो छोटे रेस्टोरेंट है, छोटे होटल्स हैं, जिनकी स्टार रेटिंग कम है, तो यहाँ सेफ्टी मार्जिन नहीं रखते, वो लीन थीन चलते रहते हैं, जहाँ पे उनको लगा हमको सर्विस देना नहीं, 150 का हम होता है ना, 155 मान लीजिए, कुछ ना यार इवेंट्स में करो तुम 155 करो, अज्यूमिंग कि कोटे का स्टाफ नहीं है, वो अपने सेफ्टी मार्जिन मतलब पॉलिसी वाली बात अगेन, वो अपने ग्राहक को कितनी इंपॉर्टेंस है, अनसर्टेनिटीज आएंगी, फिर भी कोई बुकिंग आ जाएगी समर से, क्या ये पार्टी वो पार्टी कुछ ना कुछ और आ जाएगा, एंड द मोर दे से नो, वो दे केयर, किसी भी बिजनेस को दे वांट टू मिनिमाइज द इंस्टेंसेस व्हेन दे deny any customer for small service or for big service. Of course,
उनको मना करना पड़ता है कि सर ऑलरेडी बुक्ड है, मना करना पड़ता है, बट दे वांट टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल। प्रायोरिटीज है ना हाई लेवल पे, वो चेंज हो गई यार। स्टाफ है ना, ठीक है 1-2 लाख यूरो ज्यादा लगेगा मेरे को, चल 1-2 लाख यूरो ज्यादा लगेगा मुझे, मैं सर इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ज्यादा रखना चाहता हूँ। ये अब ये चलने तो मैंने भी आपको बोल दिया, ठीक है 1 लाख यूरो पर ये डिसीजन जो है अब यहाँ पे जो नंबर अभी हमारे मॉडल के अंदर जा रहा है उसको आप डेटा कलेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट इंटरव्यूज बोलते हैं इसको, कि एक्सपर्ट से बात करें, ये एक्सपर्ट से इनपुट लेते हैं आपको कितने से डिमांड है अनसर्टेनिटी प्लानिंग वो डेट से या 120 भी रखना है, हम रखते हैं 120 भी रखना है, जैसे आप रख लो जब कुछ आएगी तो डिमांड तो हम थोड़ा सा मना कर देंगे, क्योंकि वो जो स्टाफ है वो होता क्या है उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों 120 भी सही है इन मेनी ऑफ द सिचुएशन होता है ये जो 120 का डिसीजन लिया है यहाँ पे देखो ना सेशन से बात ये है वीडियो वीडियो भी डाल सकते हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है ना हमारा, उसको उसमें डाल डिमांड नहीं है फिर भी हमारे पास 50-60 का एक्स्ट्रा स्टाफ है। आप समझ रहे हैं? ये जो स्टाफ है सारा ये तो 3-4 महीने के काम आएगा, बाकी तो लीन सीजन चलता रहेगा। तो होगा क्या इन जनरल वो सप्ताह में 2-3 दिन ही काम करने होंगे, ट्रू भी सप्ताह में 2-3 दिन ही काम करने होंगे, काम ही नहीं छुट्टियां देने में आता कंपनी है ना, कंपनी हैज टू अलाउ इस सिचुएशन में दे हैव टू अलाउ। आप कॉम्प्लेक्सिटी और उसी कोस्ट इंप्लीकेशन समझ रहे हैं राइट, उसी तरह से जब उनको लगता है कि हमारा एनुअल एक्सपेंस वो उनको बैलेंस शीट में ढल देता है, तो बहुत खर्चा हो रहा है 155 तो मत होए मैडम से 120 करें तो क्या करना पड़ेगा हमको, इतने ग्राहकों को मना करना पड़ेगा, समर्स में ये होगा मना करना पड़ेगा, ठीक है यार खर्चा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, हम प्रोसेस में जाने तो थोड़ा या तो कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है वापस मार्जिन कम करो, तो जून जुलाई में किसी को मना करना पड़ा तो करना पड़ा, पर हमारे खर्चे को ज्यादा बढ़े, तो दिस इज हाउ। अब पॉइंट क्या है ये जो आइडियाज है जो भी हम सुन रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं सुनने में अच्छा लगता है, और मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर ऑलरेडी नोन टू यू, आप इसको पर्सनल लाइफ में कंपनी में अपनी यूनिवर्सिटी में देख ही चुके हैं, और हमें फायदा क्या हो रहा है कि आपसे कौन सा रिसर्च है भाई, बात ये है कि ये आइडिया लेवल पे तो हम सीईओस को भी मालूम है कि यार ये ट्रेड ऑफ है, जितना ज्यादा मैं पीक डिमांड में फोकस करूंगा उतना ज्यादा मैं पूरे साल के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएंगे। इन टूल से क्या होता है, इन टूल से हमको मिलता है क्वांटिटेटिव डिसीजन सपोर्ट, क्वांटिटेटिव डिसीजन क्या मतलब है, अब इन टूल से जो पहले आइडियाज थे राइट ओपिनियंस थी, इन टूल से हमको नंबर्स मिलने लगे, अब सीईओ को मालूम चल जाता है कि यार अगर मैं 155 रखूंगा तो मेरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो 5 लाख यूरो से बढ़ जाते हैं, अगर मैं 150 रखूंगा तो 2 लाख यूरो आ रहे हैं, अगर मैं 120 कर दूंगा तो मेरे 2 लाख यूरो की सेविंग है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है। तो ये जो नंबर्स है डिफरेंट सर्विस लेवल्स का, डिफरेंट सेफ्टी मार्जिन्स का, कॉस्ट पे क्या इंप्लीकेशन है ये आप क्लिक पे मिल रहा है, तो ओपिनियंस थी ना जो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, वो ये मॉडल्स एक एक क्लिक पे देने पड़ते हैं, विद इन ए मिनट वी गेट आंसर्स, ये रखेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यहाँ ये एस्टिमेटेड, ये रखेंगे वो एस्टिमेटेड, और फिर इस प्रोफाइल के साथ जो हमारी बोर्ड मीटिंग्स होती है उसमें वी आर एबल टू मेक डिसीजन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, हां ये है इतना हम प्रोसेस भी कर सकते हैं या इतना प्रोडक्ट चाहते हैं, नहीं अभी तो हम नई कंपनी है दिस इज ट्रू फॉर द करंट प्लान, अभी आप प्रॉफिट में मत जाओ, अभी हम लॉस पे चलाएंगे, ट्रू फॉर अमेजन आल्सो, अमेजन शायद अभी तक लॉसेस में, अमेजन क्या बोल गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, शायद करेक्ट मी मैं फॉलो नहीं कर रहा तो 1-2 साल तक अमेजन जो गोल्स हैं अमेजन इज इन लॉसेस, मार्केट शेयर उन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया, स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोइंग कर दिया, मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटजीज टू फॉर अदर कंपनीज आल्सो, कि जब नया बिजनेस है, नया होटल है, नई जगह जा रहे हैं तो उनके टॉप पे गोल्स क्या है, कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, चले तो सही, तो 150 को सैलरी तो देनी है भाई, तो स्टाफ को सैलरी अगले साल भी मिलनी चाहिए,
जो होटल बनाया है, इन्वेस्टमेंट किया, जो करोड़ों रुपए बनाया है, चलना चाहिए। तो इनिशियल लेवल पे वो जो उनके पॉलिसीज हैं, जैसे कि नहीं 2-5 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो अभी हम 5-10 का स्टाफ एक्स्ट्रा रखेंगे, परफेक्टली फाइन। हमारे मॉडल से क्या होता है, उनको विजिबिलिटी आती है कि आप अगर 10 लाख रुपए ज्यादा खर्च करेंगे तो आप इसको भी सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप 5 लाख यूरो का खर्च करेंगे तो ये कर पाएंगे, 2 लाख यूरो करेंगे तो ये कर पाएंगे। ये विजिबिलिटी उनको मिलने लगती है, ये क्लैरिटी उनको मिलने लगती है। क्योंकि पहले केवल ओपिनियंस थी, अब वो बिल्कुल क्वांटिटेटिव डिसीजन सपोर्ट बन जाता है। दे आर एबल टू मेक डिसीजंस मच बेटर एंड मच फास्टर एंड मच इजियर। वरना वो ओपिनियंस डिस्कस कर रहे होते हैं कि आई बिलीव दिस, आई बिलीव दिस। आप सोचिए ना, ये क्लैरिटी कहाँ होती है अदरवाइज? अगर ये मैथमेटिकल मॉडल्स ना हो, हम सब ये बिलीव तो कर रहे हैं कि सर नहीं सर मेरे हिसाब से एक्चुअली करना चाहिए, नहीं सर मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, बट नन ऑफ अस हैज एनी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन, कोई प्रूफ नहीं, कोई भी हमारे पास वो आंसर नहीं। इसमें अभी नॉर्मली हम एक्सरसाइज कराते हैं, जो फंक्शन मालूम है जो कि अभी प्लान बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इसको फील कराने के लिए कि जो हम बोल रहे हैं कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ दिस इज डन, जो वो 2 वेरिएबल वाला कराते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास, वो अभी हम स्किप करते हैं यहाँ से, कि हम सैम्पलिंग पे वहीं पे स्टिक करना चाहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली वी हैव दिस एक्सरसाइज, वेरी स्मॉल एग्जांपल, जब हम आपको बोलते हैं कि ये स्मॉल प्रॉब्लम है, आप बताइए बेस्ट काम क्या है। तो जो आगे की फेज है, जो भी हम ये वाला है, ये वाला है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो दिस आइटम यू जस्ट हैव टू रीड, मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव आपका ओआर बैकग्राउंड नहीं है, पर इससे आगे यू जस्ट हैव टू रीड। Doing it manually is impossible, and even if it is possible,